बीए पार्ट थर्ड में आज हम अरस्तु की एक अगली अवधारणा है क्रांति। क्रांति पर भी अरस्तु ने अपने विचार लिखे हैं और उस समय उसने माना कि क्रांति किसी भी शासन व्यवस्था में अस्थिरता का एक बहुत बड़ा कारण है। अतः उन्होंने अपना पूरा जो चिंतन है क्रांति पर वो भी वैज्ञानिक तरीके से और यथार्थवादी पद्धति से किया है। केवल कल्पनाओं के आधार पर नहीं किया कि क्रांति क्यों होती है, कैसे हो सकती है, बल्कि अरस्तु ने उस समय जो यूनान के लगभग 158 नगर राज्य थे उनके संविधानों का अध्ययन किया और उन सब का जो अवलोकन करने के बाद में उन्होंने देखा कि विभिन्न नगर राज्यों में जो अस्थिरताएं आती है। पहला तो उन्होंने ये माना कि बिल्कुल अस्थिरताएं आई हैं और जब भी कोई अस्थिरता आती है तो उसका कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। वो कारण चाहे शासक वर्ग की तरफ से हो सकता है, शासक वर्ग की शासन करने की कमियों की वजह से हो सकता है, या फिर जो जन वर्ग है, जनता वर्ग है, जनता की महत्वाकांक्षाओं या अधिकारों इनके, तो दोनों में कहीं भी किसी भी कारण से शासन में अस्थिरताएं हो सकती है। तो अस्थिरताओं को रोकने के लिए अरस्तु ने माना कि शासक वर्ग और जनता इन दोनों के मध्य लगातार सामंजस्य बना रहे, बदलती परिस्थितियों के अनुसार इनके जो संबंध हैं, इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं और जनता की महत्वाकांक्षाएं और इनके द्वारा की जाने वाली पूर्तियां, इन दोनों में जब तक साम्यताएं बनी रहेंगी तब तक उस राज्य में शासन में परिवर्तन की गुंजाइश कम होगी। लेकिन इनमें से किसी भी स्थिति में जनता की अपेक्षाओं पे शासक खरे नहीं उतरे, या मान लीजिए शासक जैसा चाहते हैं वैसा ये कोई चीज थोपना चाह रहे हैं और जनता उसको स्वीकार नहीं कर रही है, किसी भी स्थिति में यदि इनके मध्य आपस में किसी तरह का भेद हो गया या किसी तरह का संघर्ष उत्पन्न हो गया तो निश्चित रूप से संविधान में परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अरस्तु क्रांति किसे कहता है। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति से तात्पर्य, ये देखो 20 नंबर का प्रश्न आता है, बड़ा प्रश्न। तो यदि 20 नंबर का प्रश्न आता है, विश्लेषण इसकी करनी होती है कि अरस्तु के क्रांति के विचारों की विश्लेषण कीजिए या अरस्तु के क्रांति के विचारों का समीक्षात्मक अध्ययन कीजिए, तो उस स्थिति में आपके लिए एक फ्रेम जो है वो ये होना चाहिए कि हमें इन बिंदुओं के अंतर्गत इस प्रश्न को हल करना है। ठीक है, और ये प्रश्न लगभग बड़ा प्रश्न भी आता है और छोटे प्रश्न भी 2-2 नंबर के इसमें से आते हैं बीए पार्ट थर्ड में। और एमए प्रीवियस में आप जब जाएंगे तो एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस में भी आपको यही चीज, ये प्रश्न जो इस तरह है वो हल करने पड़ेंगे। तो हमने इसके अरस्तु के क्रांति का जो विचार है, इसका यदि बड़ा प्रश्न आता है तो हम इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमने ये एक तरीका बनाया है। सबसे पहले हम देखेंगे क्रांति से तात्पर्य क्या है, उसके बाद में अरस्तु के अनुसार क्रांति के उद्देश्य और उसके प्रकार, किस प्रकार की क्रांतियां होती है, कितने रूप क्रांति के हो सकते हैं, उससे बाद में क्रांति के जो कारण हैं इन्हें मुख्य रूप से 3 अलग अलग भागों में अरस्तु वर्गीकृत करता है। उसने अपने चिंतन में इन पे काफी वर्णन किया है कि क्रांति के कुछ सामान्य कारण होते हैं। ठीक है, सामान्य कारण का मतलब कि वो कारण किसी भी शासन व्यवस्था में हो सकते हैं। कुछ उसने विशिष्ट कारण बताए हैं कि वो विशेष परिस्थितियां कुछ होती है, उन विशेष स्थितियों में वो कारण हो सकते हैं। और उसके बाद में वो बात करता है कि जो विशेष संविधान है, जो 6 प्रकार के वो संविधान बताता है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, जो धनिक तंत्र, जनतंत्र वगैरह, ये तो इन सब में अलग अलग संविधानों में भी अलग अलग कारण हो सकते हैं। उसने कुछ विशेष संविधानों में विशेष कारणों को भी उल्लेखित किया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अरस्तु के जितने भी संविधान उसने बताए हैं, अधिकांश संविधानों में उसने यथार्थवादी पद्धति और वैज्ञानिक तरीकों के आधार पर विश्लेषण किया है। तो ये भी सारी जो चीजें हैं उसने उस समय के 158 नगर राज्यों के संविधानों का वर्गीकरण करने के बाद में इन कारणों को उसने खोजा है। अपना जो एक रिसर्च प्रविधि जिसको आज हम आधुनिक समय में पढ़ते हैं, उसी रिसर्च प्रविधि के तरीके से, उसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के तरीके से अरस्तु ने क्रांति के कारणों को खोजा है और उनकी बात की है। तो ये है। और लास्ट हम देखेंगे कि अरस्तु ने केवल इतना ही नहीं कि क्रांति क्यों होती है या क्रांति केवल
उसके कारण या उसको परिभाषित करके छोड़ दिया हो। अरस्तु ने वैज्ञानिक जो विधि है, अंतिम जो चीज होती है कि कोई भी जब समस्या है तो उस समस्या का हल भी साथ में वैज्ञानिक खोजते हैं। तो अरस्तु ने इन समस्याओं का, क्रांतियों से बचने का तरीका भी अपने क्रांति के जो चिंतन में बताया है। वो ये मानता है कि यदि एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकली उसने बताया कि एक राजा यदि व्यवहारिक दृष्टि से इन चीजों पे ध्यान देगा तो निश्चित रूप से वो क्रांतियों से बचा रहेगा और शासन में स्थिरता आएगी। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि क्रांति के संविधान का, ये जो क्रांति के सिद्धांत का जो वर्णन उसने किया है, इस वर्णन के पीछे या जो चिंतन किया है उसके पीछे उसका मूल भाव उस समय जो शासन करता है उन शासनकर्ताओं को एक व्यावहारिक मार्गदर्शन भी देना है कि यदि आपको शासन को स्थिर रखना है, यदि आपको शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना है तो आपको इन चीजों से बचना पड़ेगा, अर्थात उन कारणों से बचना पड़ेगा जो कारण क्रांति के हैं। ठीक है, तो अपन इन सारे तरीकों से, इन सारे बिंदुओं के ऊपर अरस्तु के क्रांति के सिद्धांत की अवधारणा का अवलोकन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरस्तु के अनुसार क्रांति से तात्पर्य क्या है। पहला जो बिंदु है कि अरस्तु के अनुसार क्रांति से तात्पर्य क्या है। बाकी आप ये जो सारी चीजें अपन लिखवा रहे हैं, इनके जब आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं अपने क्लासेस के, उनमें ये पीडीएफ भी आपको सेंड किए जा रहे हैं, तो आप उस पीडीएफ को और थोड़ा पढ़ लीजिए और बाकी अपनी बुक्स में जो विस्तार से पढ़ रहे हैं वो है ही। बाकी सामान्य जो नोट्स हैं इनके कि जो इंपॉर्टेंट जो बिंदु हैं वो आपको पीडीएफ के माध्यम से भी उसमें भिजवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप उनका भी अवलोकन करते रहें साथ में। और तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रांति, अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है। तो अरस्तु ने सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि अरस्तु ने बताया था संविधान, संविधान मतलब शासन करने की जो शैली या जो शासन का प्रकार किस प्रकार का है। जैसे अभी अध्यक्षात्मक है, संसदात्मक है, एकात्मक है, वैसे ही उस समय का राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है या प्रजातंत्र है, धनिक तंत्र है। तो इस तरह के जो शासन करने के जो तरीके हैं, शासन की जो शैली है, शासन के जो प्रकार हैं, उनको नाम दिया उसने संविधान। ठीक है ना, आर्ट ऑफ जो गवर्नेंस का जो है, शासन करने की जो कला है, किस तरीके से शासन किया जा रहा है, उसको नाम देता है वो संविधान का। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति से तात्पर्य यदि आपसे पूछे तो आप एक लाइन में बताएंगे कि संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, किसी भी प्रकार का परिवर्तन का मतलब या एक तो सामान्य परिवर्तन हो सकता है या मान लीजिए आधारभूत परिवर्तन ही हो जाए कि पूरा संविधान ही बदल जाए शासन करने की। जैसे मान लीजिए एकात्मक की जगह संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हो जाए, अध्यक्षात्मक की जगह संसदात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हो जाए। तो वैसे ही उस जमाने में जो यूनानी नगर राज्यों में शासन व्यवस्थाएं चल रही थी, जैसे मान लीजिए कि धनिक तंत्र के स्थान पर जनतंत्र स्थापित हो गया, तो एक संविधान, इसको कहते हैं संविधान का आधारभूत, पूरा संविधान ही एक पुराने संविधान के स्थान पर नया संविधान ही चेंज हो गया हो, बदल गया हो, नया संविधान स्थापित हो गया हो, प्रचलन में आ गया हो। तो अरस्तु के अनुसार ये दोनों ही प्रकार ये क्रांति कहलाते हैं। सामान्य परिवर्तन भी, छोटा सा परिवर्तन भी, आपने किसी पद को समाप्त कर दिया, आपने किसी आदमी को बदल दिया, आपने शासन व्यवस्था के केवल एक छोटे से पार्ट में चेंज करवा दिया, तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन शासन में या संविधान में, किसी भी प्रकार का परिवर्तन, चाहे वो सामान्य परिवर्तन हो या बहुत बड़ा परिवर्तन हो, आधारभूत परिवर्तन हो, दोनों प्रकार के परिवर्तन अरस्तु के अनुसार क्रांति कहलाते हैं। ठीक है, तो यह क्रांति की परिभाषा हो गई। अर्थात संविधान में परिवर्तन का नाम ही क्रांति है। वह परिवर्तन छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है या पूरा ही, मैंने बताया कि आपको शासन का जो प्रणाली है, संविधान ही, एक संविधान के स्थान पे दूसरा संविधान स्थापित हो सकता है पुराने वाले को हटा के। तो ये सारी की सारी चीजें ये क्रांति की श्रेणी में ही अरस्तु मानता है। और अरस्तु ने माना भी है कि क्रांति शासन में अस्थिरता उत्पन्न करती है। इसलिए आपको पहले बताया था कि इसीलिए उसने शासन व्यवस्थाओं में वहां के शासकों को स्थायी शासन करने की व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसने अपने चिंतन में क्रांति को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो सबसे पहले हमने ये जाना है कि अरस्तु के अनुसार क्रांति से तात्पर्य क्या है।
दूसरा जो अपन बात करें कि अरस्तु के अनुसार क्रांति के उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों होती है क्रांतियां, तो क्रांतियों के उद्देश्य जो होते हैं, क्योंकि हर चीज कोई भी घटना होती है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जब लोग विवेक से कोई कार्य कर रहे हैं, कोई सोच समझ के कोई कार्य किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसके कोई ना कोई उद्देश्य निश्चित होंगे। तो अरस्तु भी ये मानता है कि क्रांति है, उनके भी अपने उद्देश्य होते हैं। तो यदि अपन उद्देश्यों की बात करें तो उन्हीं उद्देश्यों में एक सबसे पहला उद्देश्य है कि यदि जनता प्रचलित संविधान के स्थान पर किसी दूसरे संविधान को स्थापित करना चाहती हो, ठीक है, तो ये यदि मान लीजिए ये जनता में एक महत्वाकांक्षा जग गई या प्राचीन संविधान से असंतोष उत्पन्न हो गया हो कि हम ये संविधान ही बदलना चाहते हैं, तो एक तो ये उद्देश्य हो सकता है कि यदि जनता पूरा संविधान बदलना चाहती है तो उस स्थिति में जनता क्रांति कर सकती है और एक संविधान के स्थान पर दूसरे संविधान को स्थापित करने के लिए क्रांति करती है। दूसरा हम देखते हैं कि मान लीजिए सामान्य परिवर्तन करने में, मतलब संविधान तो वो रखना चाहें, ठीक है, शासन व्यवस्था वो क्यों रखना चाहें, लेकिन आप शासक वर्ग को चेंज कर देते हैं, बदलना चाहते हो। जैसे हमारे यहाँ हर 5 साल बाद में हमें मौका मिलता है, आधुनिक डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, अलग अलग राज्यों ने अलग अलग समय में, अमेरिका में 4 साल में मिलता है, तो वहां मौका आपको मिलता है कि आप यहां शासन व्यवस्था वही रहेगी। जब से हम आजाद हुए तब से लेके आज तक हम देखते हैं संघात्मक एकात्मक का एक मिश्रण जो है, उसके अलावा संसदात्मक शासन व्यवस्था हमने अपना रखी है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था ही रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी हर 5 साल बाद में जो वोटिंग सिस्टम होता है, उस वोटिंग के माध्यम से हम शासक वर्ग को भी बदलते रहते हैं, ठीक है। तो शासक वर्ग को बदलना, अरस्तु इसको भी क्या कहता है, क्रांति कहता है। तो अरस्तु कहता है कि क्रांति का एक उद्देश्य यह भी होता है कि यदि जनता द्वारा संविधान में तो आस्था रखी गई है, उसी संविधान उसी शासन प्रणाली में आस्था रखी गई है, लेकिन शासक वर्ग से उसको विरक्ति हो गई, शासक वर्ग उसे पसंद नहीं है, तो अरस्तु के अनुसार उस स्थिति में जनता वहां उस शासक वर्ग को बदल देगी। तो इसे भी एक ये भी उद्देश्य है, शासक वर्ग को बदलने का भी उद्देश्य क्रांति में मुख्य रूप से अरस्तु शामिल करता है। तो इस आधार पर भी ये क्रांति की जाती है। अगली जो क्रांति का एक कारण बताता है वो ये कहता है कि संविधान के में गुणात्मक स्वरूप में परिवर्तन, गुणात्मक स्वरूप में परिवर्तन की जगह मान लीजिए कहीं थोड़ा संविधान है वो मान लीजिए कि रूढ़ है या कठोर है किसी मामले को लेकर, ठीक है, कुछ व्यवस्थाओं को लेकर संविधान कठोर है, उन व्यवस्थाओं में वो परिवर्तन नहीं हो रहा है या उसको बिल्कुल कठोरता से लागू कर रहा है। जनता चाहती है कि उतनी कठोरता उस संविधान में नहीं हो, उस उपबंध में, उस प्रावधान में उतनी कठोरता लागू नहीं होनी चाहिए। तो उस स्थिति में भी जनता क्रांति करेगी। क्रांति का मतलब कि जनता विरोध करेगी और उस विरोध के उद्देश्य को लेकर भी क्रांति की जा सकती है कि उसे कठोर से थोड़ा उदार बना दिया जाए, ठीक है। यहां न शासक वर्ग को बदल रहे हैं, ना ही हम संविधान को बदल रहे हैं, लेकिन उस संविधान के कुछ प्रावधान या उस संविधान में कुछ जो व्यवस्थाएं हैं उनको हमने कठोर से उदार बनाने के लिए या उदार से अधिक कठोर बनाने के लिए, कुछ भी एक तरीके से आप यहां कह सकते हैं कि उसके स्वरूप में, उसके रूप में किसी भी प्रकार की गुणात्मक जो स्वरूप है उसकी गुणात्मकता में बदलाव करना, ठीक है ना, उनके प्रावधान जो है उन प्रावधानों के गुणात्मकता में बदलाव करना, उसे कम करना, अधिक करना, इसके लिए भी परिवर्तन किया जाता है। यह भी एक परिवर्तन का उद्देश्य है। तो एक उद्देश्य यह भी है कि इसके लिए भी, तो पहला उद्देश्य तो हो गया संविधान को ही बदला जाता है, इसके लिए क्रांति होती है। दूसरा, शासक वर्ग को बदलने के लिए क्रांति हो सकती है, एक ये उद्देश्य हो सकता है क्रांति का। तीसरा, किसी शासन व्यवस्था के किसी प्रावधान को हम कम ज्यादा करना हो, उसके गुणात्मकता में परिवर्तन करना हो, उदार की जगह कठोर करना, कठोर की जगह उदार करना, या उसमें कुछ और चीज ऐड करनी, तो इसके लिए भी क्रांति हो सकती है। मतलब जो भी संविधान में छोटा मोटा जितना भी परिवर्तन है उसे अरस्तु क्रांति मानता है। और इसी प्रकार एक क्रांति का उद्देश्य यह भी हो सकता है जो अरस्तु बताता है कि मान लीजिए जनता किसी पद को समाप्त करना चाहती है, जनता चाहती है कि साहब ये पद तो समाप्ति कर दिया जाए, ठीक है, ये नहीं कि उसकी जगह उसमें किसी व्यक्ति को बदल दें, वो कह रही है कि इस पद को ही समाप्त कर दिया जाए। या जनता चाहती है कि नहीं,
इस प्रकार का एक पद सृजित किया जाए। ठीक है, तो किसी पद को समाप्त करने के लिए या किसी पद को, नए पद को सृजित करने के लिए, ठीक है, पहले से यदि कोई प्रचलित चला आ रहा है उस पद को समाप्त करने के उद्देश्य से भी क्रांति हो सकती है, या मान लीजिए कि कोई पद है नया सृजित करने के लिए भी क्रांति हो सकती है। तो हम चार विशेष रूप से आप देखें जो मुख्य है, और कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यदि आपसे पूछे कि अरस्तु की क्रांति के क्या उद्देश्य हैं, तो आप इनको संक्षेप में बता सकते हैं कि संविधान में परिवर्तन करने के लिए, शासक वर्ग को बदलने के लिए, या संविधान में स्थापित व्यवस्थाओं में गुणात्मक किसी प्रावधान या उसमें परिवर्तन करने के लिए, या किसी नए पद का सृजन या पुराने पद को समाप्त करने के लिए, इन उद्देश्यों को लेकर क्रांति की जाती है। ठीक है, तो यहां आप बताएंगे कि क्रांति के उद्देश्य ये हैं जो अरस्तु सामान्य बताता है। ठीक है, अब अगली जो बात हम करते हैं, अगला जो बिंदु हम लेंगे वो लेंगे कि क्रांति, उसने विभिन्न नगर राज्यों में देखा कि सब जगह क्रांति एक जैसी नहीं है। ठीक है ना, हर समाज में रहने वाले लोगों के ऊपर उस एनवायरनमेंट का प्रभाव होता है। ठीक है, उस समय किस तरह की उनको लीडरशिप मिली है, किस तरह के उनको विचार मिले हैं, जो क्रांति करने वाले हैं वो कौन सी दिशा उन लोगों को दे रहे हैं, बहुत सी चीजें जो अरस्तु बात करता है इन सब के ऊपर, इन सब का बड़ा प्रभाव पड़ता है और उनके आधार पे क्रांति के रूप तय होते हैं। ठीक है, तो क्रांति का जो रूप है, क्रांति के जो प्रकार हैं, वो भी अरस्तु ने कुछ बताए हैं। कुछ सामान्य प्रकार के हम जो क्रांति के प्रकार हैं वो देख सकते हैं आप। जैसे वो बताता है पूर्ण क्रांति। ठीक है, तो पूर्ण क्रांति को आपको बताया था कि जब आप पूरे संविधान को ही बदल देते हैं, संविधान एक व्यवस्था के स्थान पे जब आपने दूसरी व्यवस्था को ही स्थापित कर दिया, कुलीन तंत्र के स्थान पर आपने जनतंत्र को स्थापित कर दिया, राजतंत्र के स्थान पे आपने धनिक तंत्र को स्थापित कर दिया, ऐसी स्थिति है तो ये कहलाती है पूर्ण क्रांति। दूसरी जो कहलाती है वो कहलाती है आंशिक क्रांति। तो ये अभी अपन ने बात की थी, यदि कोई प्रावधानों में आपने कोई चेंज किया है, थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है, तो वो कहलाती है आंशिक क्रांति। किसी संविधान का जो शासन करने की जो शैली है उसमें आपने यदि कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है तो वो दूसरा स्वरूप हो गया, और वो तो एक तो हो गई आपकी पूर्ण क्रांति, दूसरी हो गई आपकी आंशिक क्रांति, जो संविधान के किसी भाग में जब आप कोई क्रांति करते हैं तो वो आंशिक क्रांति हो गई। तीसरी जो क्रांति आती है वो आती है इंडिविजुअल रिवॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत क्रांति। ठीक है ना, तो व्यक्तिगत क्रांति यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष को हटाने के लिए क्रांति की गई है, ठीक है ना, किसी राजा को हटाने के लिए क्रांति की गई है कि भी इस राजा को हटाया जाए, और उसको लेकर यदि कोई परिवर्तन की डिमांड की जा रही है, परिवर्तन की मांग की जा रही है, परिवर्तन का जो प्रक्रिया है वो की जा रही है, तो ये कहलाती है व्यक्तिगत क्रांति। ठीक है ना, इसमें शासन से जुड़े किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है ना, तो शासन विशेष से जुड़े किसी विशेष व्यक्ति को हटाने के लिए जब कोई क्रांति की जाती है तो वो व्यक्तिगत क्रांति कहलाती है। एक क्रांति कहलाती है रक्तपूर्ण क्रांति। रक्तपूर्ण क्रांति वो है जब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आप डिमांड कर रहे हैं लेकिन शासक वर्ग है वो स्वीकार नहीं कर रहा है, और जनता में भी आक्रोश बढ़ता गया, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि शासन और शासित दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए, मारकाट मची, हिंसा हुई, खून बहा, और एक रक्तपूर्ण जो रक्तपात जो चारों तरफ फैला, और उसके परिणाम स्वरूप फिर परिवर्तन होता है, तो इसको कहते हैं हम रक्तपूर्ण क्रांति। आपने कई क्रांतियां पढ़ी है जो रक्तपूर्ण क्रांतियां विश्व में हुई है, तो ये सारी कहलाती हैं रक्तपूर्ण क्रांति, जिनमें हिंसा है, काफी मारकाट मस्ती है, और है ये रक्तपूर्ण क्रांति कहलाती है, जहां बहुत से लोगों को बलिदान देना पड़ता है। शासक और शासित वर्ग दोनों, जो जनता वर्ग है, दोनों की तरफ से काफी लोग मरते हैं, बड़ी हिंसा, तो यहां ये कहलाती है रक्तपूर्ण क्रांति। एक होती है रक्तहीन क्रांति अरस्तु के अनुसार। तो रक्तहीन क्रांति, हम जानते हैं रक्तहीन क्रांति, आपने इंग्लैंड वगैरह में फर्स्ट सेकेंड ईयर में पढ़ा है कि बड़े शांतिपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। वो परिवर्तन तो शासन में कोई भी परिवर्तन हुआ बड़ा शांति से हो गया, आपसी सहमति से हो गया, रजामंदी से हो गया। शासक वर्ग ने बड़े आराम से उस परिवर्तन को स्वीकार करते हुए जनता की डिमांड्स के अनुसार परिवर्तन कर दिया। उन्होंने पद
बदलने चाहे पद बदल दिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए। जैसी जनता ने डिमांड्स की वैसे जब शासक वर्ग कर देता है तो उसे नाम देते हैं रक्तहीन क्रांति, जिसमें बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन, एक आप 3 शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जब संविधान के किसी भी भाग में या संविधान में जो भी व्यवस्थाओं में बदलाव चाहते हैं उन व्यवस्थाओं में बदलाव हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं रक्तहीन क्रांति। एक क्रांति कहलाती है वर्गीय क्रांति। वर्गीय क्रांति में क्या होगा कि इसमें किसी वर्ग विशेष के खिलाफ बदलाव होता है, वर्ग के विरुद्ध में परिवर्तन करने के लिए या उस वर्ग के विरोध में क्रांति होती है। जैसे मान लीजिए धनिक तंत्र के विरोध में क्रांति शुरू हो गई, आम जनता है उसने धनिक तंत्र के विरोध में क्रांति शुरू कर दी और बाद में धनिक तंत्र के स्थान पर जनतंत्र स्थापित कर दिया। तो ये जो क्रांति है, यहां क्रांति किसी शासक वर्ग के खिलाफ नहीं है बल्कि उस वर्ग के खिलाफ है, उस वर्ग के क्रियाकलापों के खिलाफ है, उस वर्ग के द्वारा किए जा रहे कोई भी कारक हो सकता है, चाहे वो जैसे शोषण का कारक हो या मान लीजिए कोई और उनको अन्य तरीके का कोई दबाव उनके ऊपर दिया जा रहा हो। यहां एक वर्ग विशेष को जब लक्ष्य बना दिया जाता है कि पूरे वर्ग का ही विरोध करें और उस वर्ग को शासन व्यवस्था से आप हटाने की बात करते हैं, उस वर्ग की शक्तियों को कम करने की बात करते हैं, अपने अधिकारों को या अपने वर्ग के अधिकारों को बढ़ाने की बात करते हैं, ये जो सारी क्रांतियां हैं, ये इन सब को लेकर जो परिवर्तन आते हैं वो कहलाते हैं तो वो वर्गीय क्रांति। ठीक है ना। तो वर्गीय हितों को लेकर जो क्रांतियां होती है या किसी विशेष वर्ग के विरोध को लेकर जब कोई क्रांति की जाती है तो वो वर्गीय क्रांति कहलाती है। उससे अगली क्रांति एक होती है लीडर, जो नेतृत्व होते हैं उनके द्वारा, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें भाषण देने की बड़ी कला होती है। ठीक है ना, वो इतने कलाकार होते हैं, इतना उनमें उनके भावोत्तेजक भाषण देते हैं कि वो आम व्यक्ति की भावनाओं को प्रभावित कर सकने में सक्षम होते हैं। ये लोग जब अपने, इनको कहते हैं जनोत्तेजक भाषण, आम जनता को उत्तेजित करने वाले भाषण, जब ये इस प्रकार के भाषण देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अंदर से उबाल आ जाता है कि नहीं हमें ये परिवर्तन करना है, तो कुछ ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में भी जनोत्तेजक भाषण या जनोत्तेजक क्रांतियां भी होती है, जिनमें कुछ लीडर या कुछ भाषण देने वाले विशेष प्रकृति के लोग होते हैं जो अपनी क्षमताओं से लोगों को क्रांति के लिए या क्रांति करने के लिए उनकी भावनाओं को इतना तैयार कर देते हैं कि वो लोग न चाहते हुए भी या चाहते हुए भी वो सारे लोग उससे जुड़ जाते हैं। तो ये एक स्थिति आती है, इसको हम जनोत्तेजक क्रांति का नाम देते हैं। तो अरस्तु के अनुसार ये क्रांति के कई कारण हैं, जिनमें पूर्ण क्रांति है, आंशिक क्रांति है, व्यक्तिगत क्रांति, रक्तपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति या नेतृत्व से जुड़ी हुई क्रांति जो भाषणों के माध्यम से होती है, और वर्गीय क्रांति। तो ये अरस्तु के अनुसार क्रांति के प्रकार हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली जो वीडियो में, वो हम बात करेंगे इन 2 बिंदुओं के ऊपर कि क्रांति के कारण क्या क्या हैं। तो क्रांति के जो कारण हैं वो सामान्य कारण, विशिष्ट कारण और विशिष्ट संविधानों में विशिष्ट क्रांति किन किन तरीकों से हो सकती है, इन सब पर भी अरस्तु ने काफी विस्तार से अपना चिंतन किया है और अध्ययन करने के बाद में उसने अपने विचारों को रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्रांति के कारण।